और अब बिना समय गंवाए हुए हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर पद्मा आपको, स्ट्रोक यानी पक्षाघात एक तरह की कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है? एक तरह कहे तो हाँ, एक्चुअली डज कम अंडर कार्डियोवैस्कुलर। डॉक्टर आदित्य, मस्तिष्क में जब खून का दौरा नहीं पहुंचता तो क्या होता है? उसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। जी राजीव जी, स्ट्रोक लकवा पक्षाघात में सभी अंगों पर एक जैसा प्रभाव होता है? नहीं, अलग अलग हिस्से पर अलग अलग होता है। वो डिपेंड करेगा ब्रेन में किस हिस्से में खून की कमी आई है। डॉक्टर पद्मा, चेहरा, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्न होना ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है? यस। डॉक्टर आदित्य, बोलने में परेशानी, चलने में मुश्किल, संतुलन न रहना, ये लक्षण हो सकते हैं ब्रेन अटैक? ये सब भी ब्रेन अटैक के लक्षण हो सकते हैं। राजीव जी, एक आंख या दोनों की दृष्टि चले जाना और बहुत तेज सिर दर्द स्ट्रोक के कारण हो सकता है? सही जवाब है, लेकिन जरूरी नहीं है दृष्टि जाना। ज्यादातर केसेस में दृष्टि प्रभावित होती है, ब्रेन का आंख का एक हिस्से में से रोशनी कम हो जाती है। डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक कितनी तरह के होते हैं? इस्चेमिक, हेमरेजिक, खून नली बंद होना, खून की नली फटना। जी डॉक्टर आदित्य, इस्चेमिक दौरे यानी क्लॉट के कारण दिमाग को रक्त प्रवाह न पहुंचने के दौरे ज्यादा होते हैं? ये बिल्कुल सही है, ब्लीडिंग वाले कम होते हैं, रक्त प्रवाह न पहुंचने वाले ज्यादा होते हैं। राजीव जी, दौरे के कारण मस्तिष्क की जो कोशिकाएं मर जाती हैं वो दोबारा जिंदा नहीं होती? सही बात है, लेकिन जिस समय जो कोशिकाएं मर जाती हैं उसके आसपास की कोशिकाएं जो अगर सही समय पे इलाज ना मिले तो मिल जाए तो बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर पद्मा, इस्चेमिक स्ट्रोक एम्बोलिक या थ्रोम्बोलिटिक होते हैं, इसका क्या मतलब है? थ्रोम्बोसिस मतलब वहीं पे क्लॉट बन गया, एम्बोलिस मतलब क्लॉट और कहीं पड़ा और उसकी टुकड़ा जाके खून की रफ्तार के द्वारा दूसरी नली में जाके ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर आदित्य, हेमरेजिक अटैक दो तरह के होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हेमरेजिक अटैक एक तो होता है छोटी नली फटने की वजह से जो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, और एक होता है बड़ी नली फटने की वजह से, आमतौर पे एन्यूरिज्म या एवीएम की वजह से। जी राजीव जी, लकवा या पक्षाघात सिर्फ वृद्ध अवस्था में ही होता है? नहीं, आजकल तो यंग एज में भी काफी कॉमन हो गया। डॉक्टर पद्मा, पुरुष और महिलाओं में स्ट्रोक एक ही समान होता है या दोनों में खतरा किसी एक को ज्यादा है? दोनों में खतरा बराबर है। दोनों में इनफैक्ट अगर आप ठीक समझ पे नहीं आए, देखते हैं कि विमेन को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लिया जाता है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। दोनों में एक तरह के खतरा है। कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्या ये रिस्क फैक्टर है या नहीं? डॉक्टर आदित्य, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। राजीव जी, धूम्रपान? बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। डॉक्टर पद्मा, सिकल सेल एनीमिया? यस, स्पेशली जो स्ट्रोक्स बच्चों में होता है, स्ट्रोक इन चिल्ड्रन, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर आदित्य, दिल की कोई बीमारी और खासतौर पर इरेगुलर हार्ट बीट्स अगर हैं तो? एट्रियल फिब्रिलेशन करके बीमारी है जिसमें खून का टुकड़ा आमतौर पे हार्ट में रहता है और टूट के ऊपर जा सकता है। अच्छा। मधुमेह यानी डायबिटीज से ग्रस्त होना? बहुत बड़ा कारण है। जी डॉक्टर पद्मा, पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री? बिल्कुल सही है। डॉक्टर आदित्य, काम का अधिक बोझ या तनाव? इनडायरेक्ट बट इम्पोर्टेंट कॉज। राजीव जी, मोटापा या कसरत न करना? ये भी एक बड़ा कारण है। डॉक्टर पद्मा, TIA क्या है? जो मिनी स्ट्रोक है, छोटे छोटे स्ट्रोक है जो वार्निंग हो रहा है कि बड़ा स्ट्रोक हो जाएगा। डॉक्टर आदित्य, TIA यानी मिनी स्ट्रोक के बाद इलाज की जरूरत पड़ती है? बहुत इम्पोर्टेंट और तुरंत। राजीव जी, जिसे TIA नहीं हुआ उसे स्ट्रोक या लकवा नहीं हो सकता? नहीं, किसी को भी कभी भी हो सकता है। डॉक्टर पद्मा, एस्पिरिन के इस्तेमाल से इस्कीमिक स्ट्रोक का खतरा कम होता है? बिल्कुल सही। डॉक्टर आदित्य, स्ट्रोक का डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है? सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और तुरंत उसको कंफर्म करते हैं एक स्पेशल CT स्कैन या MRI से। राजीव जी, स्ट्रोक होने पर तुरंत क्या करना चाहिए किसी को? तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ठीक। डॉक्टर पद्मा, स्ट्रोक के रोगी के इलाज के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बहुत सारे हैं और बहुत एडवांसेस है। ये रैपिड फायर नहीं हो सकता, बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे हो सकता है। लेकिन बहुत विधियां उपलब्ध हैं। डॉक्टर आदित्य, स्ट्रोक में सर्जरी कितनी जरूरी और फायदेमंद होती है, खासकर जब हेमोरेजिक अगर स्ट्रोक की बात है? हेमोरेजिक स्ट्रोक में सर्जरी सिर्फ लाइफ सेविंग होती है। जब ये खतरा लगता है कि ब्रेन में प्रेशर ज्यादा है, उसको कम करने के लिए सर्जरी होती है।
राजीव जी, स्ट्रोक के मरीज में सिर्फ पहले 6 महीने में ही जितनी रिकवरी होनी है हो जाएगी, उसके बाद कुछ खास फर्क नहीं आता? ऐसा बिल्कुल गलत है, ये ताउम्र उनकी रिकवरी आती है। डॉक्टर पद्मा, अगर बात करें रोकथाम और प्रिवेंटिव अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या तरीका मौजूद है? दवाइयां हैं कुछ उपलब्ध? बिल्कुल दवाइयाँ हैं, लाइफस्टाइल के अलावा रिस्क फैक्टर्स जो कहा मैंने, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और ये जो खून की नली ना बंद हो उसके लिए भी दवाई बिल्कुल है। कई एडवांसेस भी आ गया है, सर्जरी भी कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर आदित्य, एक बार स्ट्रोक होने के बाद दोबारा होने की संभावना क्यों होती है? इसलिए होती है कि आमतौर पे कुछ तो पेशेंट्स की ऐसी चीजें होती हैं जो वो कुछ चेंज कर नहीं सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री और बाकी कुछ डिजीज जैसे सिकल सेल हो गया, बाकी कुछ बीमारियां हैं जो पेशेंट चेंज नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड जो चेंज कर सकता है उसको भी चेंज नहीं करता है, तो इन्हीं वजह से दोबारा होते हैं। राजीव जी, रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी की जो जरूरत है वो स्ट्रोक के बाद कितने दिनों तक पड़ती है? ये डिपेंड करता है उनके रिकवरी पे। कुछ पेशेंट्स को पूरी ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, बट कुछ पेशेंट कुछ महीनों में ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर पद्मा, क्या ब्रेन अटैक से बचाव संभव है? बिल्कुल है, प्राइमरी प्रिवेंशन बिल्कुल है। जो मैंने बताया था, किसी को रिस्क फैक्टर्स है वो कम करके लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दीजिए, नहीं होता है। डॉक्टर आदित्य, जिन्हें ज्यादा खतरा है वो भी क्या स्ट्रोक से बच सकते हैं? काफी हद तक, क्योंकि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रोक में, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जो ये हाइपरलिपिडीमिया है, चिकनाई ज्यादा होना खून में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग। राजीव जी, फिजियोथेरेपी की या रिहैबिलिटेशन की अगर बात की जाए तो ये सुविधा पूरे देश में क्या हर जगह उपलब्ध है? अभी तक अमूमन हर स्टेट में, हर सिटी में फिजियोथेरेपी उपलब्ध है, और कुछ एडवांस सेंटर्स भी पूरे इंडिया में अवेलेबल्स हैं जो कि न्यूरो फिजियोथेरेपी पे काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं। जी, और बात हो रही है एडवांसमेंट की। डॉक्टर पद्मा, आपसे चलते चलते हम ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि स्ट्रोक को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और हो जाए तो उसके बाद क्या इलाज की जो विधियां जो आप अभी कह रही थी कि रैपिड फायर में नहीं, अलग से बताएंगे तो, लेकिन फिर भी समय कम है, संक्षेप में बताइए क्या नया हो रहा है इस दिशा में? जैसे कहा कि खून की रफ्तार अगर बंद हुआ तो वो खोलने की जो एडवांस, उसमें बहुत सारे एडवांसेस आ गया। जैसे इंट्रावीनस देते हैं, अभी कोई वो जो तार डाल के वहाँ से उसको निकाल भी सकते हैं, और वो समय 8 घंटे 12 घंटे तक हम कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि सीटी और एमआरआई के जरिए कि ये जो खून की नली अगर बंद हो गया, ब्रेन डैमेज क्या डेड है या डाइंग है। तो अगर वो डाइंग है, अभी पूरा डैमेज नहीं हुआ, तो उसको सैल्वेज कर सकते हैं। एंड ये जो कहा कि वो जो एक बार खत्म हो गया तो क्या वापस आ सकते हैं, वो रेस्टोरेटिव थेरेपीज, उसमें काफी एडवांसमेंट्स आ रहा है। ब्रेन सेल्स की जो बात हो रही है, जो स्टेम सेल्स है, रोबोटिक्स है, और कई तरीके से भी रेस्टोरेटिव थेरेपी, दैट मीन्स डैमेज हिस्से को वापस आना, उसमें भी कई एडवांसेस आ रहा है। राजीव जी, संक्षिप्त में बता दीजिए कि फिजियोथेरेपी में किस तरह की नई विधियां आप प्रयोग कर रहे हैं? आजकल काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है, जिसके अंदर अगर मैं नाम लूँ, कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी, जिसके अंदर रोगी का जो सही हिस्सा है उसको बांध दिया जाता है और उसको अफेक्टेड हैंड से ही काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। दूसरा रोबोटिक गेट ट्रेनिंग है, हैंड ट्रेनिंग है, जिसमें रोबोट्स के थ्रू बायोफीडबैक के जरिए ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, जिसके अंदर जो रोगी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ईईजी के थ्रू हम ब्रेन के सिग्नल्स पढ़ के उसको करते हैं। दूसरा मोटर इमेजरी है, जिसके अंदर जो नॉर्मल साइड है उससे जब वो काम करता है तो उसे मिरर में या कंप्यूटर में ये नज़र आता है कि उसका अफेक्टेड साइड काम कर रहा है, जिससे उसका जो अफेक्टेड एरिया है वो स्टिमुलेट होता है। तो ये कुछ एक नई विधियां हैं जिससे हम इलाज करते हैं। डॉक्टर आदित्य, आप भी संक्षेप में कुछ जोड़ दें, क्या सर्जरी की दिशा में क्या कुछ नया है? देखिए, सर्जरी अगर हम एडवाइस करते हैं तो सर्जरी करना बहुत सेफ है ऐसे सिचुएशंस में, बट प्राइमरीली लाइफ सेविंग होती है सर्जरी स्ट्रोक। पहले अक्सर ये माना जाता था सर्जरी बहुत खतरनाक सी बात हो जाती थी।
देखिए, ऐसे पेशेंट आमतौर पे एल्डरली हैं, उनके मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उस लिहाज से सर्जरी में रिस्क रहता है, बट सर्जरी इटसेल्फ का रिस्क बहुत ही कम है। जी, धन्यवाद राजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से दी है जानकारी ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप लक्षणों को पहचानें और जैसे ही लक्षण होते हैं तुरंत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों को भी फ़ोन करने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए और उसके अलावा बहुत सारे ईमेल्स भेजने के लिए। आपके सभी ईमेल्स हम शामिल नहीं कर पाए हैं, जो नहीं शामिल हो पाए हैं वो सब इन तीनों विशेषज्ञों को जा रहे हैं। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और नए विषय पर। हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। तो अगले सप्ताह ज़रूर देखिएगा टोटल हेल्थ मेरे और किरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।